नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। बांग्लादेश में विद्रोह हो गया है और मोहम्मद यूनिस ने वहाँ पर अंतरिम सत्ता संभाल ली है। उसके अलावा वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना वाजिद वो हिंदुस्तान आ चुकी हैं और हिंदुस्तान आने के बाद जो सबसे बड़ी उल्लेखनीय चीज़ है वो ये है कि भारत के फिलहाल एकमात्र विश्वसनीय पड़ोसी होने के बावजूद शेख हसीना वाजिद से मिलने का समय प्रधानमंत्री को अभी नहीं मिला है, जबकि उनको हिंदुस्तान आए दूसरा दिन बीत चुका है। और तो और आज जो सर्वदलीय बैठक हुई बांग्लादेश के ऊपर विचार करने के लिए, उसमें भी शामिल होने का समय अपने मोदी जी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ये वही बता सकते हैं, क्योंकि मोदी जी की सोच बहुत दूरगामी होती है और वो सोच के साथ क्या सोचते हैं ये भी वही बता सकते हैं। बहरहाल बांग्लादेश की स्थिति अगर एक तरीके से कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बांग्लादेश की समस्याएं वहाँ से शुरू हुई जहाँ से आज से कुछ साल पहले राहुल गांधी ने चेताया था कि बहुत हमको दुश्मनों से, पाकिस्तान से और चीन से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेश में भी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर सकते हैं जो भारत के वश के खिलाफ हो जाए। बांग्लादेश की स्थिति में बांग्लादेश में जो हुआ वो कई वजहों से हुआ, जैसा होता भी है। बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ वो मल्टी डायमेंशनल था। एक डायमेंशन उसका ये था कि जिस आर्थिक नीति को लेकर के बांग्लादेश चल पड़ा था, वो आर्थिक नीति हालांकि उसको विकास कर रही थी बांग्लादेश का बहुत कायदे से, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ऋण जाल में भी फंसा रही थी। और उस ऋण जाल में भी फंसने में दो वजह आ गई थी। एक तो IMF तो वहाँ था ही, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उसके अलावा चीन से भी बहुत कर्जा बांग्लादेश ने ले रखा था। इन दोनों तरफ से वो पिस रहा था। और उसके अलावा ये भी था कि बांग्लादेश में भी जो वहाँ का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1971 में, उस स्वतंत्रता संग्राम के आश्रितों को 31% आरक्षण बांग्लादेश सरकार ने दे रखा था, जिसके चलते वहाँ के युवाओं में बड़ा अनरेस्ट था, क्योंकि उनका कहना था कि वो आरक्षण देने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और बांग्लादेश में निरंतर जो बढ़ती बेरोज़गारी थी उसके मद्देनज़र वो लोग इस आरक्षण के ख़िलाफ़ थे और बहुत ज़्यादा उत्तेजित भी थे। ये सब तमाम बातें थी। और लेकिन इस पूरी जो घटनाक्रम है, इस पूरी घटनाक्रम का जो सबसे मतलब इसको कहेंगे दुखद पहलू है वो ये है कि राहुल गांधी के चेताने के बावजूद कि जल्दी ही चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश में हस्तक्षेप करके स्थितियां इतनी ख़राब कर देंगे कि भारत का एकमात्र विश्वसनीय पड़ोसी बांग्लादेश भी हमसे विमुख हो जाएगा। आखिरकार वो स्थिति आ गई और राहुल गांधी के कहे पे तो जाहिर सी बात है, चूँकि राहुल गांधी कह रहे हैं इसलिए उसका कोई मतलब ही नहीं मोदी सरकार की निगाह में, और मोदी सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं कि वो चीज़ों को मैनेज कर सके। नतीजे में बांग्लादेश भी भारत की झोली से निकल गया। अब जो भी सरकार वहाँ पर आवेगी, ये मान के चलिए, चाहे यूनुस रहे, चाहे अगला इलेक्शन हो, चाहे जो वहाँ की विपक्ष की दूसरी बड़ी नेता है खालिदा जिया जो जेल से छूट गई हैं, अब जो भी आवेगा वो उतने सौहार्दपूर्ण रिलेशन भारत के साथ नहीं रहेंगे, नंबर एक। और नंबर दो, भारत में जब खालिदा जिया क्या नाम है नहीं रह गई हैं बांग्लादेश में, और उसके बाद जो भी कोई तत्व आवेगा वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान विरोध की लहर पर ही सवार होकर के आवेगा। इतना भी तय जानिए, ये इतना कन्फर्म है। पाकिस्तान और चीन की जो भूमिका है वो भूमिका उतनी प्रत्यक्ष तो नहीं नज़र आती, आ भी नहीं सकती, क्योंकि बांग्लादेश छोटा सही तरीके से सार्वभौम संपन्न देश था कि अभी भी है। लेकिन वहाँ के धार्मिक मामलों में चूँकि आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं एक जिसको कहना चाहिए कि कड़ा इस्लामिक धड़ा बांग्लादेश में मौजूद है, जिसको अपने प्रभाव क्षेत्र में लेकर के पाकिस्तान ने अपना खेल खेला, जिसने विद्रोह में अपनी तरफ से वहाँ पर और आंच लगाई। ये चीज़ें खुल के सामने आ रही छन के। और चीन ने वही पुराना खेल खेला कि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो क्या नाम पाकिस्तान हो, वो भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, इसलिए कि भारत के पास जो है सिवाय झुक करके और चीन का माल खरीद करके और अपनी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन को देने के अलावा और कोई चारा ही भारत के पास न रहे। उसी दिशा में चीज़ें जा भी रही हैं। भारतवर्ष की मैन्युफैक्चरिंग एकदम से निचले स्तर पर है और भारतवर्ष का व्यापार घाटा जो है चीन के साथ बहुत ज़बरदस्त है।
और वो हमारी इकनॉमी में की जो निर्माण मतलब हिस्सा है, निर्माण वाला हिस्सा है, वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से चीन के माध्यम से ही पूरा होता है। ये दुनिया जानती है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। अब कुल मिला के ये बात सामने आ चुकी है कि चीन और क्या नाम है पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश पे अपना खेल कर चुके हैं, और बांग्लादेश भी जो है अब भारत के नियंत्रण से बाहर जा चुका है। दक्षिण एशिया में जो राजनीतिक भौगोलिक स्थिति है उसके मद्देनज़र बांग्लादेश एक अच्छी स्थिति में है। उस स्थिति का फ़ायदा अभी 3 लोग उठाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और चीन तो है ही, साथ ही साथ उसमें अमेरिका भी आके दखल देगा। अब उस दखल देने की स्थिति में अगर चीन और अमेरिका मतलब बांग्लादेश के मुद्दे पर भिड़ते हैं तो वहाँ पर क्या स्थिति होगी, और वो स्थिति भारतवर्ष के लिए कितनी नुकसानदेह होगी, ये भी अभी देखना बाकी होगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो चीज़ नटशेल में कही जा सकती है और सोचनी भी चाहिए कि बांग्लादेश में जाहिर सी बात है कि चीन का दखल लगातार बढ़ रहा था और पाकिस्तान का दखल लगातार बढ़ रहा था, और शेख हसीना वाजिद ने दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताकत होने के नाते भारत पर लगातार भरोसा रखा। उनकी आंतरिक नीतियाँ चाहे भी जैसी रही हों वो एक अलग बात है, लेकिन अपने क्या नाम विदेश नीति के लिए उन्होंने भारत पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया। और एक बात उसमें एक चीज़ और भी थी कि चूँकि बांग्लादेश को इंदिरा गांधी नहीं बनाया था, भारत नहीं बनाया था, और उनके जो पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान उनकी भी जान बचाई थी। और एक तरीके से जब शेख मुजीबुर रहमान मारे गए तो शेख हसीना वाजिद को भी नए सिरे से भारत में शरण दे करके इंदिरा गांधी ने ही उनको सेफ्टी प्रोवाइड की थी। इन सारी मतलब कारणों के चलते एक तो बगल में ही सबसे ताकतवर देश होने के नाते, और उस ताकतवर देश ने चूँकि बांग्लादेश के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई थी, उसके चलते वो जो एक भावनात्मक संबंध था, उसके चलते शेख हसीना वाजिद पूरी तरीके से भारत पर निर्भर थी। लेकिन ये जो पूरी घटना घटी और उस घटना में ये साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि भारतवर्ष जो है अपने मोदी जी के नेतृत्व में उसकी मतलब बांग्लादेश की रक्षा करने में कोई भी समर्थ भूमिका नहीं निभा सका, और अंततः बांग्लादेश में वो शक्तियाँ विजयी हुई जो अंततः भारतवर्ष के खिलाफ जाकर के अपना काम करेंगी। एक ही सीमा सुरक्षित थी, वो सीमा भी अब सुरक्षित हुई। अब भविष्य में इंदिरा गांधी ने 2 काम किए थे, ये इसको कह के मैं बात को ख़त्म करूँगा। इंदिरा गांधी ने एक काम किया था कि पहले जब बांग्लादेश नहीं बना था तो पाकिस्तान 2 तरफ से हमला करता था, एक तरफ से पाकिस्तान और दूसरी तरफ से बांग्लादेश जो तब पाकिस्तान था। उस परिस्थिति को इंदिरा गांधी ने तोड़ा 71 की लड़ाई में, और बांग्लादेश बना करके एक तरीके से वो उधर की सीमाएँ सुरक्षित की। और दूसरा, उस पूरे क्षेत्र में चीन का दखल न होने पावे इसके लिए इंदिरा गांधी ने सिक्किम और भूटान को प्रोटेक्टेड स्टेट बना करके भारत न केवल चीन से भारत के दक्षिण पूर्व उत्तर राज्यों की रक्षा की, बल्कि भारत की सीमाओं को और मजबूत किया। चीन अगर फिर से आकर के बांग्लादेश में बैठ जाएगा जैसी आशंकाएँ दिख रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो जो एक सुरक्षा की दीवार सिक्किम और भूटान के नाते इंदिरा गांधी ने बनाई थी, वो भी दीवार जो है कितना इफेक्टिव साबित होगी कह नहीं सकता। और डोकलाम में झगड़ा करके चीन अपने इरादे स्पष्ट भी कर चुका है। चीन अपने इरादे कभी छिपाता नहीं। अरुणाचल पे उसका दावा है ही। लोग ये भी बताते हैं कि अरुणाचल में उसने गांव भी बसाने शुरू कर दिए। कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए कि भारत की सीमाओं को क्या नाम है सुरक्षित करने की जो भी परिस्थितियाँ इंदिरा गांधी ने क्रिएट की थी सन 75 तक, वो सारी की सारी सीमाएँ जो मतलब व्यवस्थाएँ थी वो अपने मोदी जी अंडन कर चुके हैं। और आज के विश्व गुरु मोदी जी जो है उनकी ये हैसियत नहीं है कि वो बांग्लादेश को सुधारने में या बांग्लादेश को भारत के पक्ष में रखने में कोई भी भूमिका निभा सकें। जो व्यक्ति भारत बांग्लादेश की सर्वदल की मीटिंग में नहीं जा रहा है वो क्या बांग्लादेश की समस्या को सुलझाएगा। हाँ, रूस और यूक्रेन वो जा सकते हैं, इतने उनके पास बचा है, वही वो चले जाएंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।